सेविंग अकाउंट से भी लिंक होगा, जिससे सेल परचेज ऑटोमेटिक, खरीद फरोख्त का जो काम है ऑटोमेटिक संभव हो सकेगा। आप कल्पना कर सकते हैं लोगों को इससे कितनी आसानी होगी। साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस जितने जरूरी हैं, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सिस्टम पर सामान्य जन का भरोसा भी, सामान्य जन के लिए सुविधा भी, सामान्य जन के लिए सरलता भी उतना ही आवश्यक है। एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम मजबूत होती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। 2014 के पहले कुछ सालों में देश के बैंकिंग सिस्टम को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया था, आज हर किसी को पता है कि कैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। बीते 7 सालों में एनपीएस को पारदर्शिता के साथ रिकॉग्नाइज किया गया, रिजोल्यूशन और रिकवरी पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया, फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए। जो विलफुल डिफॉल्टर्स पहले सिस्टम से खिलवाड़ करते थे, अब उनके लिए मार्केट से फंड जुटाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों से जुड़ी गवर्नेंस में सुधार हो, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर प्रोसेसिंग से जुड़ी आजादी हो, छोटे बैंकों को मर्ज कर बड़े बैंकों का निर्माण हो, या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना हो। इन सभी कदमों में आज बैंकिंग सेक्टर में नया विश्वास, नई ऊर्जा लौट रही है। साथियों, बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। बीते कुछ समय में डिपॉजिटर्स के हितों को देखते हुए ही अनेक फैसले लिए गए हैं। वन नेशन वन अम्बर्समेंट सिस्टम, इससे डिपॉजिटर्स को और इन्वेस्टर फर्स्ट के कमिटमेंट को बल मिला है। आज जो योजना लॉन्च हुई है, इससे बैंक, एनबीएफसीज और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में 44 करोड़ लोन अकाउंट और 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट, इसके जो धारक हैं उन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। अब आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मॉनिटर करने का एक ही प्लेटफॉर्म होगा। यानी शिकायत निवारण के लिए खाता धारक को अब एक और आसान विकल्प मिला है। जैसे कि अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनऊ में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता ये था कि उसको लखनऊ के एम्बर्समेंट को ही शिकायत करनी पड़ती थी।
लेकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है। इससे बैंक और जांच करने वाली एजेंसियों के बीच कम से कम समय में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। जितनी जल्दी एक्शन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। ऐसे कदमों से डिजिटल पेनिट्रेशन और कस्टमर इंक्लूसिवनेस का दायरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा, कस्टमर का भरोसा और बढ़ेगा। साथियों, बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन से लेकर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और दूसरे रिफॉर्म्स किए हैं। उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में देखी है और उसके कारण सामान्य मानवीय की सेवा करने का एक संतोष भी पैदा होता है। सरकार जो बड़े बड़े फैसले ले रही थी, उसका प्रभाव बढ़ाने में आरबीआई के फैसलों ने भी बहुत बड़ी मदद की है और मैं आरबीआई गवर्नर और उनकी पूरी टीम को सार्वजनिक रूप से इस संकट काल में जिस प्रकार से उन्होंने चीजों को हिम्मतपूर्वक निर्णय किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। सरकार द्वारा जिस क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई थी, उसके तहत लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। इसकी मदद से 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने अपना उद्यम और मजबूत किया है। इसमें से अधिकतर एमएसएमईज हैं, हमारे मध्यम वर्ग के छोटे उद्यमी हैं। साथियों, कोविड काल में ही सरकार द्वारा छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिससे 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को केसीसी कार्ड्स भी मिले और लगभग 2.25 लाख करोड़ का कृषि ऋण भी उन्हें मिल गया। पीएम स्वनिधि से करीब 26 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे 26 लाख लोगों को ऋण मिल चुका है। और आप कल्पना कर सकते हैं, कोविड का इस संकट काल के बाद 26 लाख से ज्यादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को इतनी बड़ी मदद मिल जाए, कितना बड़ा उनके लिए संबल हो गया। इस योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ दिया है। ऐसे अनेक इंटरवेंशन ने गांव और शहरों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, 6-7 पहले तक भारत में बैंकिंग, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा हुआ करता था। देश का सामान्य नागरिक, गरीब परिवार, किसान, छोटे व्यापारी, कारोबारी, महिलाएं, दलित, वंचित, पिछड़े, इन सबके लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थी। जिन लोगों पर
इन सुविधाओं को गरीब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। बल्कि बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना आए, गरीब तक जाने के रास्तों को बंद करने के लिए जो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, भांति भांति के बहाने, यही एक परंपरा हो गई थी। और क्या कुछ कहा नहीं जाता था, खुलेआम बेशर्मी के साथ कहा जाता था, अरे बैंक की ब्रांच नहीं है, स्टाफ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, न जाने कैसे कैसे तर्क दिए जाते थे। अनप्रोडक्टिव सेविंग्स और इनफॉर्मल लैंडिंग, इससे सामान्य नागरिक की स्थिति भी खराब हो रही थी और देश के विकास में उसकी भागीदारी भी न के बराबर थी। पेंशन और बीमा का तो यही माना जाता था कि ये सब समृद्ध परिवारों के भाग्य में ही है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ईज ऑफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है। आज अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत समाज का हर व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 60 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली पेंशन की सुविधा से जुड़ सकता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 38 करोड़ देशवासी, 38 करोड़ कंट्रीमैन 2-2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की सुविधा पहुंच रही है। पूरे देश में आज लगभग 8.5 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स, जो देश के हर नागरिक की बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। जन धन योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खोले गए, जिसमें आज गरीब के हजारों करोड़ रुपए जमा है। मुद्रा योजना से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों में व्यापारियों, कारोबारियों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। और स्वनिधि योजना से रेडी, ठेला, फेरी चलाने वाले भी इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग से जुड़ पाए हैं। साथियों, लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब डिजिटल एम्पावरमेंट जुड़ गया तो उसने देश के लोगों को एक नई ताकत दी है। 31 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड, करीब 50 लाख पॉस एम पॉस मशीन्स ने आज देश के कोने कोने में डिजिटल ट्रांजैक्शन को संभव बनाया है। यूपीआई ने तो बहुत ही कम समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है। सिर्फ 7 सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में 19 गुना की छलांग लगाई है, 19 टाइम। आज 24 घंटे, 7 दिवस और 12 महीने देश में कभी भी कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है। इसका लाभ भी हमने कोरोना के इस काल में देखा है। साथियों, आरबीआई का एक संवेदनशील रेगुलेटर होना और बदलती हुई परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना देश की एक बहुत बड़ी ताकत है।
आजकल आप देख रहे हैं कि फिनटेक जैसे क्षेत्र में हमारे भारतीय स्टार्टअप्स कैसे ग्लोबल चैंपियन बन रहे हैं। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। हमारे देश के युवाओं ने भारत को इनोवेशंस का ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। ऐसे में ये जरूरी है कि हमारे रेगुलेटिंग सिस्टम्स इन बदलावों के प्रति जागरूक रहें और फाइनेंशियल सिस्टम्स को विश्व स्तरीय बनाएं और उसको बनाए रखने के लिए सूटेबल इकोसिस्टम का निर्माण करें, उसे सशक्त करें। साथियों, हमें देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना ही होगा। निवेशकों के भरोसे को निरंतर मजबूत करते रहना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक संवेदनशील और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में भारत की नई पहचान को आरबीआई निरंतर सशक्त करता रहा है और मुझे विश्वास है सशक्त करता रहेगा। एक बार फिर इन बड़े रिफॉर्म्स के लिए मैं आप सबको, सभी स्टेक होल्डर्स को, इनिशिएटिव लाने वाले सबको, टेक्नोलॉजी की एक छलांग लगाने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरबीआई के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव यहां पर जुड़े और यहां पर जुड़ने के साथ ही उन्होंने उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही साथ यहां पर बातचीत करते हुए भी नजर आए। अपनी उपलब्धियों को भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजागर किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरबीआई के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां लाइव संवाद करते हुए नजर आए। तो भारतीय रिजर्व बैंक 2 योजनाओं को लॉन्च किया है। यहां पर आरबीआई के कार्यक्रम में पहुंचे 2 योजनाओं का यहां पर शुभारंभ करते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरी योजना छोटे निवेशकों को इससे फायदा मिलेगा, ये कहते हुए भी नजर आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें मौजूद रही, आरबीआई के गवर्नर भी इसमें मौजूद रहे। हर नागरिक को जानकारी मिल सकेगी, घर बैठे अपना अकाउंट यहां खुलवा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक की योजनाओं की यहां काफी तारीफ भी की और 2 योजनाओं को पीएम ने लॉन्च किया। पहली योजना रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, दूसरी योजना है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। छोटे निवेशकों को इससे फायदा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम ने रिजर्व बैंक की योजनाओं को लॉन्च किया। 2 योजनाओं को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। पहली योजना है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद रही, साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत भी इसमें मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम ने रिजर्व बैंक की योजनाओं को लॉन्च किया। 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया। पहली योजना रिटेल डायरेक्ट स्कीम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें मौजूद रही। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत यहां पर दास भी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2 योजनाओं को यहां पर लॉन्च किया गया है। पीएम ने रिजर्व बैंक की यहां पर 2 योजनाओं को लॉन्च किया। इस मौके पर
पहली योजना आपको बताया रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, वहीं दूसरी योजना रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना है। रिजर्व बैंक की योजनाओं को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करते हुए नजर आए। वित्त मंत्री सीतारमण भी यहां पर मौजूद थी, आरबीआई गवर्नर यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर यहां दो योजनाओं को शुरू करते हुए भी नजर आए। लॉन्च किया है दो योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योजनाओं के नाम भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना ये दूसरी योजना है। छोटे निवेशकों को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आपको बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं जनता के लिए हमने की हैं। घर बैठे भी अपना बैंक अकाउंट अब आप खुलवा सकते हैं। बैंक में जाकर लाइनों में आपको लगने की जरूरत नहीं है। लाइनों के साथ ही आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह अपने घर में बैठकर ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो छोटे निवेशकों को इससे फायदा मिलेगा, घर बैठे आप अपना अकाउंट खोल सकेंगे। छोटे निवेशकों का फायदा, अब कहीं भी शिकायत कर सकेंगे। बैंकों में सबसे ज्यादा समस्याओं से लोगों को दोचार होना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था, चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। घर बैठे आप अपना अकाउंट खोल सकेंगे, कोई भी समस्या होगी शिकायत कर सकेंगे। छोटे निवेशकों को इससे फायदा होगा, शिकायतों का निपटारा भी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम ने रिजर्व बैंक की योजनाओं को लॉन्च किया है। आरबीआई गवर्नर भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। हर नागरिक को इसकी जानकारी दी जाएगी, घर बैठे अकाउंट खोल सकेंगे। छोटे निवेशकों को इससे फायदा होगा, कहीं भी शिकायत कर सकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। तो दो योजनाओं को पीएम ने लॉन्च किया। इस वक्त की बड़ी खबर, घर बैठे आप अपना अकाउंट भी खोल सकेंगे। अब बैंकों के चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। लोकपाल से बैंकिंग कमाल, शिकायतों का निपटारा आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भी शिकायतें आपकी होंगी बैंक की, अब उनका निपटारा जल्द हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक आपको लाइनों में लगा नहीं रहना पड़ेगा। लाइनें जो थी वो खत्म कर दी जाएंगी। घर बैठे अकाउंट खोल सकेंगे, एटीएम कार्ड मंगा सकेंगे आप अपना, और बहुत आसान और सरल तरीके से और जल्द से जल्द आपके जो शिकायतें हैं उनका निपटारा भी होगा। तो घर बैठे आप अपना अकाउंट भी खोल सकेंगे। लोकपाल से बैंकिंग कमाल, इस वक्त की बड़ी खबर, शिकायतों का निपटारा आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो योजनाओं को भी लॉन्च किया है। पहली योजना है रिटेल डायरेक्टर स्कीम, वहीं दूसरी योजना की बात करें तो रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना है। छोटे निवेशकों को इनसे काफी ज्यादा फायदा होगा। वित्त मंत्री भी वहां पर इस दौरान मौजूद रही। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। तो शिकायतों का निपटारा आसान होगा। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है यमुनानगर से। इस वक्त एक और बड़ी खबर, कई स्टेशन उड़ाने की मिली थी धमकी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यमुनानगर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया। अंबाला स्टेशन के लिए धमकी मिली थी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, कई स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई सख्ती। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर से। इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी। कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद यमुनानगर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया। अंबाला स्टेशन के लिए यह धमकी मिली थी। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, तो रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कई स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई। यमुनानगर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया। अंबाला स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई थी। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के एहतियात कदम शुरू कर दिए गए हैं। पूरी तरफ आपको पुलिस फोर्स नजर आएगी, हर तरफ यहाँ पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, तो यमुनानगर रेलवे स्टेशन की
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कई स्टेशन उड़ाने की धमकी मिली थी। यमुनानगर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर।